हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग टैरिल इंडिया का इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बोला था टैरिल इंडिया के रिजल्ट के बाद कि मैं बहुत जल्द आपके लिए टैरिल पे इन डेप्थ एनालिसिस लाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि टैरिल कैसी अपॉर्चुनिटी है। तो आज के वीडियो में हम लोग यही कवर करेंगे। और ये जो एचबीडीसी का बूम है, हम लोग ये देखेंगे कि क्या टैरिल को फायदा हो सकता है कि नहीं उससे। जैसे आपने देखा होगा अटलांटा इलेक्ट्रिकल इज अ मल्टी बैगर, क्या ये पोटेंशियल आज के टाइम पे टैरिल में भी है फ्यूचर में मल्टी बैगर रिटर्न देने का? यही समझेंगे अभी हम। तो सबसे पहले समझो कि टैरिल इंडिया का आपको काम क्या होता है। टैरिल इंडिया का काम है आपको हाई एंड हेवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाने का। और वो क्या है? ट्रांसफॉर्मर्स एंड रिएक्टर्स। ट्रांसफॉर्मर्स का काम क्या होता है? वोल्टेज को अप डाउन करना, डाउन से अप करना, हायर वोल्टेज को नीचे लेके जाना, नीचे वाले वोल्टेज को ऊपर लेके जाना। आगे मैं पर्पस भी बताऊंगा डिटेल में। अभी सिर्फ समझते हैं ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, वोल्टेज को अप डाउन करना, दैट्स ऑल। रिएक्टर का काम क्या होता है? रिएक्टर का काम ये होता है कि एक साइड से उसको मिलेगा अल्टरनेटिंग करंट और उसको डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। और इस कंपनी का आपको टेक्निकल कैपेबिलिटीज बहुत हाई है, वन ऑफ द बेस्ट है। ये आपको अल्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर्स वगैरह बनाती है 1200 किलो वोल्ट क्लास। तो इट इज वन ऑफ द प्रीमियर ट्रांसफॉर्मर मेकिंग कंपनी, ये बात आप समझ लो। अब हम आते हैं कि इसका मोड क्या है। देखो ये जो है ना आपको कुछ इनका ऐसा आपको ट्रांसफॉर्मर टाइप है जो कि स्पेशलाइज यही बनाते हैं, या वन ऑफ द टू कंपनी है जो कि ऐसा काम करती है। तो वो क्या है आपको? एक ट्रांसफॉर्मर होता है इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस ट्यूटेड ट्रांसफॉर्म। तो ये आपको स्टील इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज होता है। तो टैरिल इज वन ऑफ द कंपनी जो कि आज के टाइम पे ये बनाने के लिए क्वालिफाइड वेंडर है। तो ये इनका एक मोट हो जाता है। अगर उसमें कोई भी काम आएगा या तो टैरिल को मिलेगा या इसके कॉम्पिटिटर को मिलेगा, दो ही लोग हैं वहां पे। देन आपको देखोगे तो एचवीडीसी, तो ये एक पहली इंडियन कंपनी है जिसने आपको सिक्योर किया है एलीट हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट ट्रांसफार्मर रिपेयर। कौन कॉल में मैनेजमेंट ने बहुत प्राउडली बताया इस बात को। तो यहाँ पे सीन क्या है कि अगर ये रिपेयर कर देंगे और उसके बाद 6 महीने तक अच्छे से चल जाएगा तो इनको बनाने का भी ऑर्डर मिल जाएगा, विच इज वेरी गुड सिंबल फॉर दिस पार्टिकुलर कंपनी। तो यहां से क्या पता चल रहा है, मोट क्या है? एक पार्टिकुलर ट्रांसफार्मर जिसका नाम है आपको फर्नेस ट्यूटेड ट्रांसफार्मर, वो ये कंपनी बनाती है। वहां पे सिर्फ दो कंपनी है। और आपको टेक्निकल कैलिब्रिटी ये है, इनका कैपेबिलिटी थी। इनको आपको पावर ग्रिड की तरफ से एचवीडीसी ट्रांसफार्मर को रिपेयर करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है, 6 महीने चल जाता है, तो दिस कैन ट्रांसफॉर्म इनटू बिग ऑर्डर्स। अब हम आगे जाते हैं, समझते हैं ऐसा क्या 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 माइक्रो इकोनॉमिक ड्राइवर्स वगैरह जो कि कंपनी को हेल्प करेगी। सबसे पहले तो विकसित वारा 2047 का। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पावर लाइंस वगैरह इंडिया में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, नए नए पावर लाइंस बिछ रहे हैं। तो जहां पे पावर लाइन बिछेगा, पावर का रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, तो ट्रांसफॉर्मर का भी रिक्वायरमेंट बढ़ेगा। और ट्रांसफॉर्मर का आपको मार्केट है एक्सपेक्टेशन 15% सीएजीआर, जहां पे इंडिया का आपको इकोनॉमी 5-7% से ग्रो कर रहा है, वहीं पे ये मार्केट सेगमेंट आपको 15% के सीएजीआर से ग्रो करेगी। तो ट्रांसफॉर्मर एक सेगमेंट है जहां पे कि आप देख सकते हो इंडेक्स को बीट करने का दम है। उसके अलावा आप देखोगे ग्लोबली, तो ग्लोबली भी आपको ट्रांसफॉर्मर 6.7% से आपको इंक्रीज हो रही है ट्रांसफॉर्मर का डिमांड। उसके अलावा ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन देख लो। तो ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन क्या है? देखो जगह जगह सोलर प्लांट बन रहा है, विंड प्लांट बन रहा है, और फ्यूचर में तो ग्रीन हाइड्रोजन वगैरह भी आने वाला है। तो इससे क्या होगा, स्पेशलाइज्ड ट्रांसफॉर्मर्स वगैरह का रिक्वायरमेंट पड़ने वाला है। तो हो सकता है कंपनी उसे भी कैपिटलाइज करे एंड इट विल अगेन प्रोवाइड अ गुड डिमांड फॉर ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर इंडिया लिमिटेड। तो ये है कंपनी का डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट। इसके लिए हम एक्सेल में जाते हैं। एक्सेल में ज्यादा अच्छे से मैंने डिटेल में नोट करके रखा हुआ है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरह का ट्रांसफॉर्मर बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जगह उनका यूज होता है। और इस वीडियो में हम लोग उसी को समझेंगे इस पर्टिकुलर जगह पे। तो सबसे पहला है पावर ट्रांसफॉर्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर, फर्नेस ट्रांसफॉर्मर, फॉर्मेट ट्रांसफॉर्मर ऑलरेडी बता चुका हूं, रेक्टिफायर ऑलरेडी बता चुका हूं। तो सबसे पहले समझते हैं पावर ट्रांसफॉर्मर क्या होता है। ये क्या करता है, स्टेप अप स्टेप डाउन करता है वोल्टेज को फॉर लॉन्ग डिस्टेंस बल्क ट्रांसमिशन। जब बहुत दूर तक जाता है, आपने एचवीडीसी वगैरह सुना है ना, तो वहां पे क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर्स यूज होते हैं। बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर का काम क्या होता है, 8 लाख के वोल्ट को भेजना इधर से उधर डायरेक्ट करंट को। तो वहां सब पे समझ लो तो यूज होता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जनरेशन प्लांट नेशनल एंड स्टेट ट्रांसमिशन नेटवर्क।
तो वहां सब पे ये यूज होता है। इसका मार्जिन हाई है, हाईली डिपेंडेंट ऑन रॉ मटेरियल प्राइस। तो ये क्या कर रहे हैं, फ्यूचर में अपना रॉ मटेरियल खुद बनाएंगे, जिससे कंपनी का मार्जिन वगैरह इंक्रीज होगा। और इस पार्टिकुलर ट्रांसफॉर्मर का ग्रोथ फोरकास्ट कितना है, स्ट्रॉन्ग विजिबिलिटी हमें दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ पे कस्टमर कौन है, तो पावर ग्रिड, टाटा, गेटको, ये सब इनके कस्टमर्स हैं। तो अब दूसरे ट्रांसफॉर्मर आते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर सब कहाँ यूज होगा, सिटी के आसपास यूज होगा, डिस्ट्रीब्यूट करने में। नाम से ही पता चल रहा है, बाहर से आएगा अंदर सिटी के अंदर, फिर सिटी में उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में यूज किया जाएगा। तो ये क्या है, लो वोल्टेज एडजस्टमेंट फॉर लोकलाइज रीजनल यूजेस। इसका आपको मार्जिन क्या है, मार्जिन आपको स्टैंडर्ड कॉमोडिटी मार्जिन है, फेसेस हाइयर डोमेस्टिक कंपटीशन। क्योंकि आप देखोगे ना, ये सब जो अटलांटा वगैरह है, इन्हीं सब में है ज्यादातर। फिर आपको ग्रोथ फोरकास्ट क्या है, ग्रोइंग विद लॉकस्टेप विद अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वगैरह यहाँ पे इनके कस्टमर होंगे। सिंपल सा समझो ना, पावर ग्रिड बिजली बनाया, बिजली बना के पहुंचाया, फिर यहाँ पे आया स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, फिर वो उसका यूज करेगा डिस्ट्रीब्यूट करने में। समझ में आ रहा है सीन क्या है यहाँ पे, पावर ट्रांसफॉर्मर का क्यों नाम क्यों है वहां पे, क्यों उसको पावर ग्रिड यूज कर रही है, डिस्ट्रीब्यूशन को क्यों पावर ग्रिड यूज कर रही है। आई थिंक यू अंडरस्टूड इट नाउ। अब आते हैं थर्ड चीज, फर्नेस ट्रांसफॉर्मर्स। फर्नेस ट्रांसफॉर्मर का काम क्या है, फर्नेस ट्रांसफॉर्मर जैसे नाम से पता चल रहा होगा, वो आपको मेल्टिंग वगैरह में यूज होता है। क्या होता है, फीड हाई करंट इलेक्ट्रिसिटी इनटू हैप्पी मेल्टिंग पॉट्स विद हैंडलिंग इमर्स इलेक्ट्रिकल जॉब्स। तो स्टील मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में यूज होता होगा मेल्ट वगैरह करने के लिए। सुपेरियर लुक्रेटिव मार्जिन, क्योंकि स्पेशलाइज बन रहा है किसी इंडस्ट्री के लिए, तो यहाँ पे मार्जिन वगैरह सुपेरियर होगा। देखो, आपने एक कंपनी का नाम सुना है सिल्चर टेक। सिल्चर टेक का आप जाकर चेक करोगे तो टैरिल से ज्यादा मार्जिन है। क्यों, उसका रीजन यही है कि सिल्चर टेक आपको स्पेशलाइज्ड ट्रांसफॉर्मर्स वगैरह ज्यादा बनाती है। और अगर ट्रांसफॉर्मर बनाने की कैपेबिलिटी देखो तो वो टैरिल की ज्यादा है कंपेयर टू सिल्चर टेक, लेकिन वो ज्यादा मार्जिन एंजॉय करते हैं। क्यों, क्योंकि वो आपको स्पेशलाइज्ड ट्रांसफॉर्मर्स बनाते हैं। ठीक है, देखो टैरिल पे, अटलांटा इलेक्ट्रिकल पे और सिल्चर टेक पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था कंपैरिजन का, वो देख लीजिएगा, लिंक मैं डाल दूंगा। अब हम लोग आते हैं रेक्टिफायर ट्रांसफॉर्मर पर। रेक्टिफायर ट्रांसफॉर्मर का काम क्या है, रेक्टिफायर ट्रांसफॉर्मर का काम है अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करने में, करंट बदलना। देखो सोलर पार्क्स वगैरह में होता क्या है, जो आपको सोलर पार्क है वो आपको बनाएगा डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट को पहले क्या किया जाएगा, आपको अल्टरनेटिंग करंट में चेंज किया जाएगा। अल्टरनेटिंग करंट को आपको स्टेप अप किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्या करना है हमें, ये बात समझो, हमको हाई वोल्टेज पे लेके जाना। एचवीडीसी है क्या, हाई वोल्टेज पे लेके जाना करंट को और उसे दूर तक भेजना, ताकि डायरेक्ट करंट को जब हम बहुत दूर भेजते हैं तो वो लॉस लेस जाता है, कम लॉस होता है। अल्टरनेटिंग करंट को अगर हम ज्यादा दूर भेजेंगे तो वहां पे बहुत ज्यादा एनर्जी का लॉस होगा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, पहला स्टेप क्या है, आपको सोलर सेल आपको डायरेक्ट करंट बनाएगा, फिर उसको अल्टरनेटिंग करंट में चेंज किया जाएगा, फिर अल्टरनेटिंग करंट को क्या किया जाएगा, स्टेप अप किया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपको अगर रिएक्टर, रिएक्टर क्या करेगा, वो अप वोल्टेज को अल्टरनेटिंग करंट को लेकर डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करेगा और फिर उसे भेज देगा आपको बहुत दूर। ठीक है, बहुत दूर समंदर के नीचे से भेज देगा, सिटी एरिया में भेज देगा। तो ये है आपको रेक्टिफायर ट्रांसफॉर्मर। चूंकि एचवीडीसी का डिमांड बढ़ेगा, एचवीडीसी में बहुत ज्यादा पैसा आने वाला है, तो इस पार्टिकुलर ट्रांसफॉर्मर का भी डिमांड आपको बढ़ने वाला है। तो यहाँ पे देखो मार्जिन प्रोफाइल हेल्दी है। ठीक है, एसटीडी आउटलुक मैप। जब आते हैं हम लोग स्पेशलिटी एंड क्लीन एनर्जी ट्रांसफॉर्मर्स, तो नाम से ही पता चल रहा होगा कहाँ यूज होगा, कंपिटिटिव है और आपको हाइपर ग्रोथ वर्टिकल है। तो यहाँ पे भी कंपनी है टैग करने के लिए। और यहाँ पे आपको कौन कौन सी कंपनी दिखेगी, अदानी रिन्यूएबल सब जैसा रिएक्टर्स। और ये क्या होता है, देखो रिएक्टर से ना इनका 10% का सिर्फ बिजनेस आता है आज के टाइम पे, ज्यादा से ज्यादा। रिएक्टर का काम क्या होता है, देखो रिएक्टर का काम होता है कि वोल्टेज को स्टेबलाइज करना। आप एक चीज समझो, सोलर पार्क, विंड पार्क में जो है ना, वोल्टेज काफी फ्लक्चुएट करता है, कभी बादल आ जाएगा, कभी आपको सनलाइट का इंटेंसिटी कम होगा, कभी ज्यादा होगा, तो वहां पे फ्लक्चुएट करता है। तो रिएक्टर का काम क्या होता है, स्टेबल बनाना। और ये जो है आपको हाई डिमांड है ड्यू टू स्ट्रिक्टर ग्रिड स्टेबिलिटी मैंडेट अक्रॉस द पावर इकोसिस्टम। ये सब रीड कर लेना, बहुत इंफॉर्मेशन में दे रहा हूं, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है,
अब हम आगे जाते हैं और कुछ और भी देखते हैं। जैसे अब इनका नाम कैपेक्स वगैरह देखेंगे, यूटिलाइजेशन देखेंगे, तो कंपनी का एक टाइम पे कैपेसिटी था 40,000 एमबीए। देखो एमबीए मेट्रिक यूज किया जाता है ट्रांसफॉर्मर कंपनी के द्वारा अपने कैपेसिटी को दिखाने में। तो इसका कैपेसिटी कितना था 40,000 एमबीए पहले, और अब इसे जाके ये करने वाला है 75,000 एमबीए। मैनेजमेंट का बोलना है कि हम लोग अभी 75% यूटिलाइजेशन पे चल रहे हैं और कमिंग क्वार्टर में हम लोग 95% तक चल जाए, आपको अपनी कैपेसिटी को यूटिलाइज कर लेंगे। तो ये जो कैपेक्स वगैरह हो रहा है ये कहां पे हो रहा है? एक मोरैया करके जगह है जहां पे यूनियन ने 22,000 ऐड किया है। देन आपको चंगोडर है, वहां पे इन्होंने 15,000 एमबीए ऐड किया है। देन ओदव है जहां पे 1200 एमबीए। ये फैसिलिटी काफी छोटा है, ठीक है। तो ये इनका डिफरेंट डिफरेंट कैपेक्स आपको हो रहा है। वो तो हुआ आपको ट्रांसफार्मर कैपेक्स, और ये बैकवर्ड इंटीग्रेट भी करेंगे। बैकवर्ड इंटीग्रेट करके अपने डिफरेंट डिफरेंट रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करेंगे, जैसे बुशिंग्स वगैरह हो गया। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं लोग, 600 करोड़ का फ्रेश कैपिटल डिप्लॉय कर रहे हैं 15 मंथ के लिए। और ये फंडिंग वगैरह कहां से करेंगे? देखो इन्होंने 500 करोड़ का ना क्यूआईपी किया था, तो वो फंड को यूज करेंगे और आपको इंटरनल एक्यूरल को यूज करेंगे, ठीक है। और मैनेजमेंट से कॉल में पूछा कि आपका रैंप अप वगैरह कैसा चल रहा है, जो आप प्लांट वगैरह पे कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हो वो कैसा चला। तो उन्होंने बोला कि 4-5 मंथ से डिले हुआ है मॉनसून वगैरह की जगह से। मोरैया में भी उन्होंने बोला पुश टू Q3 FY27, पर मैनेजमेंट का बोलना यही है कि बाय Q1 FY28 हमारे प्लांट्स विल बी एक्टिव, ठीक है। अब हम लोग जाते हैं थोड़ा, आपको ये सब देखते हैं। पहले तो मैं बताता हूँ बैकवर्ड इंटीग्रेट कर क्यों नहीं है। देखो बैकवर्ड इंटीग्रेशन से ना समझ लो तो इनका आपको मार्जिन बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि एक सिंपल भाषा में समझो कि इनका आपको जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन से कर रहे हैं वो कम से कम इनका 30-40% कॉस्ट बचाएगा। और मान लो अगर 10% भी वो कंपनी मार्जिन एंजॉय करती हो जिनसे ये खरीदते थे, तो आराम से 2 से 3% का मार्जिन बढ़ सकता है। मैनेजमेंट का भी यही बोलना है, बट आई थिंक इट विल बी 3% प्लस, मुझे ऐसा लगता है। पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे कंजर्वेटिव, क्योंकि आप एक बात समझो, अगर इनका रॉ मटेरियल 30% है, जो कंपनी से खरीदते हैं वो 10% में मार्जिन एंजॉय करते होंगे, तो ये 10% इनके पास आएगा ना। और ये 10% कितना हुआ? 3% हुआ। तो इनका मार्जिन मुझे लगता है ज्यादा बढ़ेगा। आई थिंक दे आर बीइंग कंजर्वेटिव हियर। कॉमन सेंस तो मेरा यही बोलता है। अब हम थोड़ा जाते हैं इनके, आपको रॉ मटेरियल वगैरह को समझ लेते हैं। रॉ मटेरियल क्या क्या है यहाँ पे। आपको 5 टोटल रॉ मटेरियल है। पहला है आपको सीटीसी। सीटीसी क्या होता है? हाईली स्पेशलाइज्ड इंसुलेटेड कोबर केबल्स ब्रेडेड टुगेदर। बेसिकली कॉइल बनाते हैं इससे, ठीक है। इससे क्या होगा, ये लोग अपना 100% सप्लाई को सिक्योर कर लेंगे। इनको ऑर्डर लेने में भी दिक्कत नहीं होगा, डिलीवरी करने में भी दिक्कत नहीं होगा। तब आता है आरआईपी बुशिंग। एक बार मैं दिखा देता हूँ सीटीसी कैसा दिखता है। देख रहे हो ना, आपको समझ में ही आ रहा होगा इसका यूज क्या होता होगा। तो आगे देखते हैं आरआईपी बुशिंग। आरआईपी बुशिंग क्या है? लार्ज टॉल प्लग्स और पिन दैट स्टिक आउट ऑफ द टॉप ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। दे एक्ट एज सेफ गेटवे दैट अलाउज हाई वोल्टेज पावर लाइंस टू इंटर टू द मेटल टैंक, ठीक है। ये कैसा दिखता है अगर मैं दिखा दूंगा, मुझे लगता है आपको समझ में आ जाएगा ये क्या होता है। ट्रांसफॉर्मर के बाहर में होता है, इसी के थ्रू आपको पावर अंदर आता है और ट्रांसफॉर्मर को बचाया जाता है। देन थर्ड आपको हो गया प्रेस बोर्ड। प्रेस बोर्ड का क्या है? एक्सट्रीमली डेंस हैवी ड्यूटी कार्डबोर्ड मेड ऑफ प्योर सेल्यूलोज। इट इज अ मेड इंसुलेटर प्लेस्ड बिटवीन हाई वोल्टेज मेटल पार्ट्स टू कीप इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम जंपिंग वेयर इट शुड नॉट। आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी है। इन शॉर्ट ये कुछ जो अंदर में ये सब चीज होता है ना, दैट्स इट। अब हम देखते हैं फैब्रिकेशन टैंक्स वगैरह क्या है। द हैवी आउटर बॉक्स ऑफ द कूलिंग फिन्स एंड द कूलिंग फिन्स। तो नेम इटसेल्फ इज इनफ, आप मुझे नहीं लगता इसको डिटेल में जाना है, फिर भी आप देख लेना। द टैंक सेफली होल्ड्स द ऑयल एंड कोर व्हाइल द रेडिएटर्स एक्ट लाइक ए कार्स रेडिएटर टू कूल डाउन द इंटेंस हीट। टैंक एंड रेडिएटर का काम आपको पता चल गया होगा क्या होता है। अब आते सीआरजीओ प्रोसेसिंग इलेक्ट्रिकल स्टील। स्पेशलाइज्ड स्टील शीट्स दैट हैव स्पेसिफाइड ग्रेन टू गाइड मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म को गाइड करने का इसका काम होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कौन कौन सा रॉ मटेरियल है इनका। जो आपको देखोगे ना यहाँ पे, तो ये रॉ मटेरियल से इनका मार्जिन आपको 3% के आसपास इंप्रूव हो सकता है। रीड कर लेना डिटेल में, मैं नहीं चाहता हूं बहुत लंबा वीडियो बने। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो एक एक चीज को सर्च करो इंटरनेट पे और देखो कि क्या होता है, कैसा दिखता है। इट विल बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। मैं नहीं कर सकता हूं, मैं करूंगा तो मेरा वीडियो 1 घंटे का बन जाएगा, ठीक है, विच आई डोंट वांट।
अब हम लोग देखते हैं इनका टारगेट्स वगैरह क्या है। तो टॉप लाइन रेवेन्यू टारगेट है FY27 का 3250 करोड़। ऑर्डर बुक कितना है 5000 करोड़ के आसपास, तो डुएबल है। ठीक है। रेवेन्यू ग्रोथ टारगेट कितना है 35 से 40% विद ए डिसेंट, खराब ग्रोथ नहीं है। प्रोजेक्ट टू होल्ड स्टेडी विद इन अ रेंज ऑफ 15 to 17% एबिटा इनका रहने वाला है, मैनेजमेंट का बोलना है। तो गाइडेंस वगैरह मेरे हिसाब से अच्छा दे रही है कंपनी, खराब नहीं है। दैट्स ऑल। पर जो इन्होंने पहले बोला था Q3 में कि हम 8000 करोड़ का ऑर्डर बुक से कंप्लीट करेंगे, लेकिन नहीं कर रहे हैं, तो वो सब कुछ निगेटिविटी डेवलप करता है कंपनी का। लेकिन इस वीडियो में हम लोग ये भी फाइंड आउट करेंगे कि ऐसा हुआ क्यों है। तो हम लोग थोड़ा आगे जाते हैं कि इनका लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी क्या है। इनका लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है कि 1 बिलियन रेवेन्यू टॉप लाइन हिट करना है, अप्रोक्सीमेटली 8000 करोड़ बाय FY28-29। मुझे लगता है 29 ही रखो, 28 लेके हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे। और इनका ग्रॉस मार्जिन भी इंक्रीज होगा, एबिटा एक्सेलरेशन 200 बेसिस पॉइंट से 300 बेसिस पॉइंट, बट आई पर्सनली बिलीव इट इज मोर देन 300 बेसिस पॉइंट। बैलेंस शीट गोल्ड की इनको डेट फ्री होना है 18 मंथ में। तो ये सब कुछ इनका टारगेट शेयर किया हुआ है जो आप ट्रैक कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट है ऑर्डर बुक। ठीक है, आगे बात करता हूं मैं ऑर्डर बुक के बारे में भी। तो यहां पे क्या है, Q4 का परफॉर्मेंस एनालिसिस थोड़ा सा कर लेते हैं। रेवेन्यू एंड मार्जिन शिफ्ट, तो इतना रेवेन्यू था, एबिटा मार्जिन डिक्रीज, रीजन फॉर शिफ्ट, यहाँ ईसॉप्स वगैरह इन्होंने दिया, उसकी वजह से एबिटा मार्जिन इनका घटा है। मैनेजमेंट का ऐसा बोलना है। अब देखते हैं एग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक, अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक क्या सीन है। यहाँ पे 5000 करोड़ का है और ऑर्डर बुक घटा है क्योंकि इस क्वार्टर में कंपनी को सिर्फ 200 करोड़ के आसपास का ऑर्डर मिला है। ऑर्डर बुक इनका ग्रो नहीं हुआ है। मैनेजमेंट का क्या बोलना था इस पे कि हम लोग अच्छे ऑर्डर्स का वेट कर रहे हैं, अभी जो गवर्नमेंट वगैरह है अपने उसको पॉज करके रखी हुई है, ये भी इन्होंने ऐसा बोला। उसके अलावा हम लोग अच्छे मार्जिन के ऑर्डर ही सिर्फ लेंगे, और उसके अलावा जिसका डिलीवरी आपको अगले 18 से 24 मंथ के विंडो में हो, तो ठीक है, प्रायोरिटी सेट है। लेकिन मेरा ये कहना था, दिस यू कुड हैव टोल्ड अस लास्ट क्वार्टर ऑल्सो। पाइपलाइन क्या है 23,000 करोड़ का, ठीक है। उसमें से 18 करोड़ का जो आपको पाइपलाइन है वो 24 मंथ का डिलीवरी क्राइटेरिया में आपको फिट बैठती है। तो दिस इज द बिड दे समथिंग दे आर बिडिंग फॉर। 18,000 करोड़ समझ लो मेन है यहाँ पे। दैट्स ऑल। अब हम आते हैं HVDC अपॉर्चुनिटी पे। तो आपने देखा होगा PGCIL ने इनको ट्रांसफार्मर रिपेयर का ऑर्डर दिया HVDC का। तो यहां से क्या होगा, अगर ये सक्सेसफुली रिपेयर कर लेते हैं और वो 6 मंथ चल जाता है, तो इनको टेंडर्स वगैरह मिलेंगे। पाइपलाइन प्रोजेक्टेड टू ग्रो 1 to 10 टेंडर एनुअली, तो 10 से 12 टेंडर। और यहाँ पे होगा क्या, समझो HVDC में अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है। HVDC में 40% कॉस्ट ट्रांसफॉर्मर्स का होता है, तो ट्रांसफॉर्मर का डिमांड बढ़ने वाला है। दिस कंपनी कैन कैपिटलाइज दिस अपॉर्चुनिटी विच इज वेरी गुड, क्योंकि ये अपने आप को प्रूफ कर रहे हैं। 6 महीने चल गया तो वेल, इट इज समथिंग यू नीड टू ट्रैक। ठीक है। और कुछ डिस्क्रिपेंसी वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका, पहले उन्होंने बोला था 7,500 से 8,000 करोड़ का ये लोग ऑर्डर बुक खत्म करेंगे, लेकिन हुआ कितना 5,000 करोड़। रेवेन्यू कितना था, इतना बस फोरकास्ट किया था इतना। चलो ये माइनर सा शिफ्ट है, लेकिन आपको इसका रीजन मतलब देना चाहिए था। मेरे हिसाब से ये पहले बताना चाहिए था थोड़ा बहुत, या बीच में आप बोल देते। आपने बहुत कॉन्फिडेंटली बोला था कि हम 8,000 करोड़ का ऑर्डर बुक से क्लोज करेंगे FY26 को, पर ऐसा हुआ नहीं। ये बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट का थोड़ा शिफ्टिंग हुआ है। लेट्स सी आगे क्या होता है। प्रोटोटाइप डिसिप्लिन बिडिंग आफ्टर वॉल्यूम ग्रोथ, जो मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग 18 से 24 महीने वाला वो लेंगे अपना, और अच्छे मार्जिन के प्रोजेक्ट लेंगे। मैनेजमेंट एंड अडॉप्टेड मोर कंजर्वेटिव फॉरवर्ड गाइडेंस। और मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट, मैनेजमेंट ने बोला था कि उसको डू कर लेंगे, लेकिन अब हम कंजर्वेटिव देंगे। पहले हम बुलिश गाइडेंस देते थे, लेकिन हम कंजर्वेटिव देंगे, क्योंकि हमने रियलाइज किया। कौन कल में मैंने नीचे सुना था, मैनेजमेंट ने बोला था कि वी हैव लर्नड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड वी विल बी कंजर्वेटिव। बात कंजर्वेटिव सबका नहीं है, अब छोड़ो, अभी इस पे क्या बोलना, जाने दो। अब सबका अपना अपना। मैं बोला ना, जब कोई भी इंडस्ट्री में ना अच्छा चल रहा होता है, जैसे आज के टाइम पे देखो डिफेंस में सब बुलिश गाइडेंस दे रहा है, और वहां पे अगर जाओगे आप देखोगे माइक्रो फाइनेंस वगैरह में सब कंपनी अच्छा करने के बाद भी 15% 20% का AUM का टारगेट दे रही है आपको। तो ये सब सेंटीमेंट का खेला है। कभी आप बुलिश रहोगे तो आप ओवर कॉन्फिडेंट रहोगे, कभी आप खराब कर रहे होगे तो धीरे धीरे कॉसेस स्टार्ट लोगे। दैट्स ह्यूमन साइकोलॉजी, नथिंग एल्स।
अब हम जाते हैं थोड़ा कैश फ्लो वगैरह का बात कर लेते हैं। तो कैश फ्लो कितना है? 138 करोड़ आज के टाइम पे, 138 करोड़, और ये डाउन है फ्रॉम 166 करोड़। तो कैश फ्लो थोड़ा इनका कम हुआ है, लेकिन स्टिल पॉजिटिव, गुड सिंबल। ट्रेड रिसीवेबल सर्ज हुआ है, एट्रीब्यूटेड टू डिलेज ऑफ ईयर एंड पेमेंट की वजह से स्टेटमेंट से डिले हुआ। लेकिन मैनेजमेंट का क्या बोलना है, हम लोग 200 करोड़ ऑलरेडी 15 दिन में रिकवर कर लिया है। ठीक है, अब हम आगे जाते हैं की ऑपरेशनल रिस्क चेकलिस्ट। तो इनका ऑर्डर बुक तो सबसे पहले आपको चेक करना है, कॉपर का, कंडक्टर वगैरह का आपको चेक करना है, एबिलिटी वगैरह क्या है। देन आपको जियोपॉलिटिकल वल्नरेबिलिटी वगैरह भी चेक करना है, वेदर वगैरह इनका रिस्क होता है। और जो सबसे बड़ा मुझे लगता है मिस्टर आपको चेक करना है कि ये क्या, एक है पहला ऑर्डर बुक, दूसरा है इनका एक्सपेंशन प्लान। जो ये लोग बैकवर्ड इंटीग्रेशन वगैरह कर रहे हैं, टाइम पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऑर्डर बुक ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एचबीडीसी आगे कंपनी का कैसा बढ़ रहा है। तो ये सब कुछ चीजें जो आपको ट्रैक करना है मेरे हिसाब से। पॉजिटिव भी मैंने बता दिया, नेगेटिव भी बता दिया। नेगेटिव है देयर डिडंट मीट देयर टारगेट्स, ठीक है, जो इन्होंने पहले फिक्स किया था। लेकिन इस सेक्टर में डिमांड है, रिन्यूएबल की वजह से डिमांड है, इंडिया का अपना पावर मिशन है उसके वजह से डिमांड है, डिमांड भरा पड़ा है इस इंडस्ट्री में। और ये डिमांड मुझे लगता है ठीक ठाक रहने वाला है अगले 10-15 साल तो कम से कम। अब हम लोग जाते हैं और कंपनी का आउटलुक वगैरह निकाल लेते हैं बेस्ड ऑन जो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, FY 28-29 का निकालते हैं। तो FY 28-29 का क्या होगा, मैनेजमेंट ने क्या बोला है, ये FY 29 ही समझो, 28 मत समझो इसको। तो रेवेन्यू 8,000 करोड़ का करेंगे, एबिटा 18% ले लिया है, लेकिन एबिटा कैन गो टू 20%। मेरे हिसाब से आप अपना कैलकुलेशन करना, एक बार 20% करके भी देख लेना कैसे होता है। तो एबिटा इनका आपको इतना बन सकता है, अदर इनकम 15 जो चारों क्वार्टर के बन रहा है उसका समथिंग मैंने लिया हुआ है। तो ये डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट पीबीटी बनेगा 1300 करोड़ के आसपास। और ये जो मैं कैलकुलेशन बोल रहा हूँ ये बेस्ड ऑन मैनेजमेंट गाइडेंस, ये थोड़ा 10-15% ऊपर नीचे हो सकता है। एबिटा मेरे हिसाब से ऊपर होगा, डेप्रिसिएशन थोड़ा बहुत ऊपर हो सकता है। तो पैट कितना है, 1035 करोड़ का करंट पैट कितना है, पैट टीटीएम दैट इज FY 26 का पैट 272 करोड़ का पैट जंप आ रहा है 3.8x का, लगभग 4x कंपनी का पैट अगले 3 साल में जंप करेगा। वो सीएजीआर कितना बनता है, 50% के आसपास का। पेग रेशियो बनता है 0.74। आई डोंट थिंक आपको सिल्चर इस पेग पे मिल रही है आज के टाइम पे, ना एटलांटा मिल रही है आज के टाइम पे। इसमें अटलांटा तो काफी ऊपर जा चुकी है। अगर ये जो मैनेजमेंट बोल रही है अगर वो कर देती है तो टैरिल इज फार बेटर अपॉर्चुनिटीज कंपेयर टू अटलांटा इलेक्ट्रिक एंड सिल्चर अभी के टाइम पे। अब हम लोग इनका FY 27 का आपको गाइडेंस वगैरह देख लेते हैं। FY 27 का आप अगर देखोगे तो क्या सीन है यहाँ पे, रेवेन्यू इनका बोला है 3,205 करोड़, एबिटा हम लोगों ने कितना लिया, सिर्फ 16% का लिया। इट कैन जंप ऑल्सो, क्योंकि बोल तो रहे हैं बेटर ऑर्डर्स है, बेटर मार्जिन का है, देखते हैं आगे क्या होता है। देन अदर इनकम ये सब मैंने कैलकुलेट किया है, थोड़ा जो इस साल हुआ था उसके हिसाब से पीबीटी बनेगा 490 करोड़ का, पैट बनेगा 367 करोड़ का, पैट जंप सॉरी पैट आपको FY 26 का था 272 करोड़, जंप है 1.35x, एंड फॉरवर्ड पी बनता है 28 का। तो इस हिसाब से कंपनी मुझे आज के टाइम पे थोड़ी बहुत चीप लगती है कंपेयर टू अदर ट्रांसफॉर्मर्स कंपनी, जो कि अटलांटा वगैरह हो गए, ठीक है, अटलांटा, सिल्चर ये लोग हो गए। इनके हिसाब से कंपनी टैरिल आज के टाइम पे मुझे चीप लगती है। और कंपनी देखो ऐसा है ना कि जो मैनेजमेंट बोली मानते डिलीवर नहीं की, लेकिन सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज हैं, मैनेजमेंट का आपको टेक्निकल एक्सपर्टाइज है, बैकवर्ड इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो विच इज एक्चुअली वेरी गुड सिंबल मेरे हिसाब से। टैरिल इज ए गुड अपॉर्चुनिटी, और ध्यान देना इट इज नॉट ए बाय सेल रिकमेंडेशन, ये मेरा एनालिसिस है, माय एनालिसिस कैन गो रॉन्ग, ठीक है। आई होप कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, नॉट ए बाय सेल रिकमेंडेशन, अपना कैलकुलेशन करना, अपना बिजनेस को समझना, और अच्छा लगे तो ही इन्वेस्ट करना, और कीप ट्रैकिंग एनी कंपनी रेगुलरली। दैट्स ऑल। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना, एंड बाय।